बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ है जो मिडिल ईस्ट के तमाम समीकरणों को बदलने की कुव्वत रखता है, जो 9 महीने से चली आ रही गाजा वॉर का रुख पलट सकता है और इजरायल ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका के लिए एक बड़ा शॉक साबित हो सकता है। इजरायल की सेना से लड़ रहे हमास और इजरायलियों के साथ रह रहे फतह को चीन एक साथ ले आया है। पूरी दुनिया में ड्रैगन, विस्तारवादी, कर्ज देकर खून चूसने वाले साहूकार जैसे नाम से कुख्यात चीन कैसे अब मिडिल ईस्ट का सरपंच बनने की कोशिश कर रहा है, आइए आपको ये पूरी खबर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर क्या है ये समझिए। चीन ने 2 कट्टर संगठन फिलिस्तीन के हमास और फतह के बीच सुलह कराई है, जिससे अब इस सुलह से चीन का हस्तक्षेप गाजा में बढ़ जाएगा और इजरायल के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनेगा। इसका असर यह होगा कि सुपर पावर का तमगा लेकर घूमने वाले अमेरिका की मिडिल ईस्ट में अब किरकिरी होगी। आपको बता देते हैं कि ये 2 गुट कौन है। दरअसल फतह और हमास अब तक बेहद कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फतह का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर नियंत्रण है, तो वही हमास गाजा पट्टी पर शासन चलाता है। फतह के पास वेस्ट बैंक पर आंशिक प्रशासनिक कंट्रोल भी है। खास बात यह है कि 2006 से कई बार समझौते हुए हैं और कोशिशें भी की गई हैं इसके, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार ये दोनों गुट समझौते करके तोड़ चुके हैं और अब चीन के हस्तक्षेप के बाद इजरायल अमेरिका के खिलाफ एक साथ आए हैं। तो चीन क्या जिस तरह से बीजिंग में इनको लेकर आया है, चीन जिस तरह से हमास को और फतह को एक साथ लेकर आया और वहां पर उसने एक समझौता करवाया जिसका नाम बीजिंग डिक्लेरेशन रखा गया, आखिर वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अचल मल्होत्रा हैं, पूर्व राजदूत, मेजर जनरल संजय मिस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट, आसिफ रमीज दाऊदी हैं फॉरेन एक्सपर्ट, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं फॉरेन एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि आखिर बीजिंग डिक्लेरेशन है क्या। देखिए, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड आपको मालूम होगा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जब अक्टूबर में 2023 में हमास ने इजरायल पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसको इस बीजिंग डिक्लेरेशन में रणनीतिक उपलब्धि बताया गया है। वो ग्राफिक्स लेकर आइए पीसीआर। फिलिस्तीन की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है, यह बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। गाजा नरसंहार और भूखमरी के लिए इजरायल जिम्मेदार है, यह इस बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। इसके अलावा देखिए, वो ग्राफिक्स आपके सामने आ चुका है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रणनीतिक उपलब्धि, गाजा में जो भूखमरी है, जो नरसंहार है, उसके लिए इजरायल जिम्मेदार है। गाजा पट्टी में इजरायल को रोकना मकसद, यह कहा गया है इस बीजिंग डिक्लेरेशन में। इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स बनाई जाएगी, इस बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। युद्ध खत्म होने के साथ साथ सरकार चलाएंगे। युद्ध खत्म होने के बाद जो गाजा में इस वक्त युद्ध चल रहा है, और समझौते का गारंटर किसको बनाया गया है? चीन को। चीन मिडिल ईस्ट में समझौते का गारंटर बनेगा, यह बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। अब मैंने आपको बताया कि मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मैं शुरुआत संजय प्रोफेसर भारद्वाज आपसे करूंगा। प्रोफेसर भारद्वाज, चीन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, आसिफ रमीज दाऊदी भी है हमारे साथ जो कि मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, इंडिया में बैठकर आपको बीजिंग डिक्लेरेशन से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से गौरव जो डेवलपमेंट हुआ है चीन काफ़ी समय से, क्योंकि चीन के लिए मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलरली अगर आप उसके एनर्जी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ईरान है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, जितने भी कंट्रीज हैं, ये चीन के लिए एक तरीके से एनर्जी मार्केट है और चीन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग्स का एक मार्केट देखता है। तो वो काफ़ी दिनों से इन पे नज़र लगाए हुए था। चीन कोशिश कर रहा है अपनी ग्लोबल वॉइस को, या आप ये कहिए कि जो एक एंटी अमेरिकन एक जो खेमा है, जो एक वॉइस है, उसको मजबूत करने में पहले ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डील कराने का प्रयास किया। अभी जिस तरीके से फलस्तीन में फतह और हमास के बीच में जो एक नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उन्होंने अभी अपने जो पुराने जो ट्रेडिशनल उनके जो राइवलरीज थी उनको छोड़कर एक तरीके से एक कॉमन एनिमी आइडेंटिफाई किया कि इजराइल इज ए कॉमन एनिमी और आपको इसके खिलाफ एकजुट होना है और हम आपको हर
तरीके का सपोर्ट, एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट देने की बात आई। तीसरा, चीन पहले भी कोशिश कर रहा, दक्षिणी एशिया में भी आप देखिए, या आप म्यांमार में देखिए, या रोहिंग्या इश्यूज हुआ उसमें भी मीडिएशन। तो चीन एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी हमेशा चीन लेक करता रहा है, उसके डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी हो, ह्यूमन राइट का इशू हो, बाकी जो इशू हो, उनको रिकवर, उनको मजबूत करके अपनी छवि को सुधारना चाहता है कि हम दुनिया में एक पीस बिल्डर के रूप में आ रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो नेगोशिएशन, ये आपने बड़ी बात बोली। चीन अपनी छवि सुधारना चाहता है, चीन ये बताना चाहता है कि हम पीस बिल्डर हैं, लेकिन क्या दुनिया इस पर भरोसा करेगी? आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आप तो मिडिल ईस्ट से हैं हमारे साथ, बताइए मिडिल ईस्ट में इस बीजिंग डिक्लेरेशन को लेकर क्या हलचल है? गौरव भाई, इसकी हलचल का मैं यही बताऊं कि ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी हम सब जानते हैं कि चाइना की जो एक मंशा होती है, वो जो विस्तारवादी का एक एजेंडा लेके बढ़ना, और साथ साथ अभी जिस तरीके से दुनिया कई अलग अलग हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, चाहे आप अमेरिका की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, और उस तरफ आप रशिया और यूक्रेन और तमाम चीज़ें दिखती रही हैं। वैसे में चाइना ने अभी पास्ट में भी, जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे, कि मीडिएशन की जो एक कोशिश करी, साथ साथ हमने देखा कि एक बड़ी ही मुश्किल एक सिचुएशन थी जब चाइना ने उसमें मीडिएशन करके जो सऊदी और ईरान के बीच जो मध्यस्थता में उसको कामयाबी मिली। तो उसको देखते हुए चाइना जिस तरीके से आगे इस जो बीजिंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, उसी तरफ एक उस तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है जो यहाँ लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि चाइना किस तरीके से अपनी एक, कहते हैं ना, छवि को सुधारने, जैसा मैं साथी भी कह रहे थे, उसकी भी एक कोशिश है। और साथ साथ अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, जो एक धड़ा है पूरी दुनिया में जो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीन के अंदर, और जो इजराइल और फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, ठीक है, 7 अक्टूबर के दिन शुरू हुई वो चीज़ थी, लेकिन ये जो इतने ज़माने से इतनी जाने जा रही हैं, तो हर कोई, खास तौर से आप देखें तो हमारा मुल्क भी ये चाहता है हमेशा कि किसी भी तरीके से शांति बनी रहे, वॉर की तरफ चीजें नहीं। तो ये डिक्लेरेशन सही है, ये डिक्लेरेशन जरूर करेंगे। इस डिक्लेरेशन से उनको फायदा होगा, गाजा वालों को फायदा होगा। इस डिक्लेरेशन से देखें, फ़ायदा या नुकसान तो तब समझ में आएगा कि चीन को अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अगर देखें जैसे पास्ट में जो एक्सपीरियंस दिखा है, जिस तरीके से चाइना ने कई चीज़ों को सुलझाया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो हालात अभी हैं, और अगर जोड़ने में ये कामयाब हाल फिलहाल में तो मुझे जो लगता है चाइना ने जो करने की कोशिश की है, हाल फिलहाल में जो चाइना ने करने की कोशिश की है, उसमें तो कामयाबी उसको नहीं मिली है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो रशिया और यूक्रेन की वॉर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनरल अस्थाना, रूस और यूक्रेन की वॉर को रोकने के लिए भी चीन एक 11 सूत्री डिक्लेरेशन लेकर आया था, लेकिन वो वॉर तो नहीं रुकी। चाइना का इंटरेस्ट क्या दिखता है सर? व्हाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड हियर सर? क्यों वो एक छोटी सी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को साथ लाकर यहां पर इतना बड़ा डिक्लेरेशन करवाना चाहता है सर? देखिए, जहां पर भी अगर अमेरिका की बेइज्जती होती है उसमें चाइना इंटरेस्टेड है, और यहां पर अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज है, इजराइल के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज है। और इन दोनों खेमों को उसने जो अगर साथ लेके आए हैं, तो एक तरीके से डिप्लोमेटिकली उपलब्धि तो है। और ये उपलब्धि कैसे हुई है? इसलिए नहीं कि चीन बहुत ही क्रेडिबिलिटी वाला देश है, ऐसे ये कारण नहीं है। दूसरा कारण ये है, कारण उनका ये है कि चीन जब जनस्थाना कुछ प्रॉब्लम है, एकदम से कनेक्शन वीक हुआ है और आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही। जनरल मस्टन, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल मस्टन, वाई, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, वाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन गाजा वॉर सर? केवल इसलिए क्योंकि अमेरिका की बेइज्जती होगी? केवल इसलिए वो इतना बड़ा डिक्लेरेशन करवा रहा है? अगर इसको हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे को लगता है चाइना का एम बहुत साफ और क्लियर है। चाइना पूरे विश्व में दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल प्लेयर है, विश्व का ग्लोबल प्लेयर है। और नंबर 2, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है, उसमें अपना रोल निभाना चाहता है एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। अब ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना सक्सेसफुल होगा। देखिए, उसने तालिबान के साथ भी ये कोशिश की है, 22 में वहां पर उसको
वहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर भी गया था और तकरीबन कोशिश की थी कि वहां पर तालिबान हुकूमत को भी रिकॉग्नाइज करना, जबकि रशिया और चाइना उनके काफी फेवर में है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये इनकी कोशिश पूरी होगी। आप देखिए हमास और फतेह के बीच में तो कितने सालों से प्रॉब्लम थी, और 2017 और मेरे ख्याल 19 में इजिप्ट ने और अल्जीरिया ने काफी कोशिश की थी, ये कई अरब देश आए थे, उसके बाद नहीं जुड़े। और इस टाइम एक और चीज है, आपने एक अच्छा सवाल पूछा था कि मिडिल ईस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मिडिल ईस्ट भी इसको चाहेगा नहीं, कारण क्योंकि ये पूरा जो कार्रवाई की है ये चीन ने अकेले की है। हमास, फतह और जो 14 PLO ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जो छोटे फैक्शंस है, इसमें पूरे अरब वर्ल्ड को उसने अलग स्तर करके रखा हुआ है। तो ना अमेरिका को अच्छा लगेगा, ना मिडिल ईस्ट को अच्छा लगेगा, अरब वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा इसका हमास में क्या प्रभाव होगा, सॉरी ये गाजा पट्टी में लड़ाई के बाद अमेरिका ने भी बहुत क्लियर घोषणा, मैं इस पर आऊंगा। जनरल मस्टन थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, मैं इस पर आऊंगा और पूछूंगा गाजा पट्टी पर इसका क्या असर होगा। मैंने पूछा अभी गाजा वालों को क्या फायदा होगा आसिफ रफीज दाऊदी साहब से, अभी इस पर और बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ अम्बासडर मल्होत्रा भी हैं। अम्बासडर मल्होत्रा, मिडिल ईस्ट मतलब तेल का अथाह भंडार, मिडिल ईस्ट मतलब गैस का भंडार, मिडिल ईस्ट मतलब यूरोप तक एक आसान पैसेज, मिडिल ईस्ट यानी इस्लामिक मुल्कों का साथ जिसमें कोई कुछ तो बहुत ज्यादा रीच है, मिडिल ईस्ट यानी जहां पर ईरान और इराक और सीरिया जैसे कट्टर अमेरिका के दुश्मन। क्या इसलिए मिडिल ईस्ट में चाइना इतना इंटरेस्टेड है? तो आपने फैक्टर्स दिए हैं गौरव भाई, ये बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है। हाँ, मिडिल ईस्ट की पूरी इंपॉर्टेंस है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इकोनॉमिक है। और देखिए पिछले कई सालों से जो चाइना का जितना भी ग्लोबल एफर्ट्स रही हैं, उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन सब पे रहा है। लेकिन अब वो ऑफ लेट कुछ सालों से जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें वो अपना एक रोल निभाना चाहता है। अभी आप मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सऊदी अरेबिया और ईरान में एक एग्रीमेंट करवाने में उसको सफलता मिली है। बिल्कुल उसका इंटरेस्ट एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप में नहीं है। एक चीज और गौरतलब है कि वो इजराइल और PLO के बीच में मीडिएट नहीं कर रहा है इस समय वो एंटी इजरायली फोर्सेस को यूनाइट करवा रहा है। देखिए ना, वो तो हमास और फतह और 14 दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इकट्ठा कर रहा है। अभी तो इजराइल तक तो बात पहुंची नहीं है। इसका इजराइल पे क्या असर होगा ये भी सोचने वाली बात। दूसरी बात ये है कि ठीक है उसने अरब वर्ल्ड के की प्लेयर्स को नहीं लिया, लेकिन डिक्लेरेशन में शायद ये क्लियरली लिखा हुआ है जो दो बातें निकल के आई है। एक तो PLO जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टाइन का पीपल का, और दूसरा ये भी कि आगे की प्रोसेसेस में जो इजिप्ट और अल्जीरिया और दूसरी जो पीस प्रोसेस में कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो बाकायदा इन्वॉल्व रहेंगी। चाइना उसमें अपना एक रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं वो कह रहा कि आई विल बी द सोल मीडिएटर आर्बिट्रेटर ऑफ। ठीक बात है, तो वो साथ लेके चलेगा। ठीक बात है। वो अपनी जियोपॉलिटिकल जो उसका है पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में अपने लिए एक जगह बना रहा है। ये ज्यादा ये आपने जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में अपनी जो एक जगह बना रहा है ये बात कहना, ये बड़ी लाइन है सर, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन एक बार बिग वॉल पर वो तस्वीर फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। पीछे मुझे बिग वॉल पर वो तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर को आप देखिए, यही वो तस्वीर है जो मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल सकती है या ऑलरेडी बदलना शुरू कर चुकी है। क्यों, आप ध्यान से देखिए। यह है महमूद अल-अलौल, ये नेता है फतेह के, PLO जिसका वेस्ट बैंक में शासन है उसके नेता है। यह है चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इसको और जब करीब दिखा सकते हैं पीछे तो दिखाइए। मूसा अबू मरजौक जो कि हमास के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने दुनिया भर में खासकर अमेरिका और इजराइल में बहुत बहस छेड़ दी है कि ये क्या हो रहा है। यह आपको देखने में, इन दोनों नेताओं को आप बहुत शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जब इनका नाम जानेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक वो है जिसका वेस्ट बैंक में शासन है, एक वो है जो गाजा पट्टी में हमास के नाम से संगठन चला रहा है और जिसके लड़ाके इजराइल की सेना से पिछले 9 महीने से लड़ रहे हैं। और बीच में वो शख्स है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। बीच में वो है देश है जो लगातार किसी भी जगह जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां उसको हैम्पर करने के लिए पहुंचता है। तो ये जो एक तस्वीर है, इस तस्वीर की वजह से मिडिल ईस्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब सवाल यह है, जनरल स्थाना आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्या चीन इस वॉर में इजराइल के साथ भी, इजराइल के खिलाफ गाजा हमास के लड़ाकों के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करता दिख सकता है? यह तो बात कही जा रही है कि हमास को वो हथियार मुहैया कराता रहा है।
एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर करेगा और बाद में करना चाहेगा अगर मेडिएशन के लिए। जहां तक इसका सवाल है, जहां तक इस समझौते का सवाल है, मैं दो चीज आपको बताऊं कि अमेरिका चाह रहा था कि जो पोस्ट वॉर गाजा है उसमें ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से एक आदमी उभर के आए जो प्रो अमेरिका हो और उसको पूरा शासन दे दिया जाए और हमास को वहां से बिल्कुल हटा दिया जाए और बाकी के जो ग्रुप है उनकी भी वर्चस्व कम कर दिया जाए। ये अमेरिका का प्लान था। अब वो प्लान जो है वो काफी हद तक धूल में मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये समीकरण बनता है तो ये समीकरण पैलेस्टीनियंस को ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। कारण ये है कि फतेह की और जो इनका लीडर है अब्बास, इनका वर्चस्व गाजा में बहुत कम है, क्योंकि ना तो इन्होंने इलेक्शन लड़ाए तो 2005 से, और फतेह ये इनकी लीडरशिप भी काफी करप्ट है, तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जो गाजा के लोगों के सामने। उसके मुताबिक हमास की वहां पर क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 7 करा दिया, तो इसलिए उनको शासन नहीं दिया जा सकता। तो ये समीकरण है, ये एक अच्छा ऑप्शन उभर के आ सकता है जो कि इजराइल चाह रहा है और ना अमेरिका चाह रहा है। तो इस हालत में उन दोनों को परेशानी हो सकती है। अच्छा, मैं एक ग्राफिक्स लेना चाहता हूं। मिडिल ईस्ट में चाइना का बिजनेस, मिडिल ईस्ट में चाइना का इंटरेस्ट, वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि केवल उस वॉर में चीन का इंटरेस्ट नहीं है, चीन का इंटरेस्ट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो एक तो इमेज का इंटरेस्ट है, अमेरिका को नीचे दिखाने का इंटरेस्ट है, लेकिन चीन से बड़ा साहूकार कहते हैं दुनिया में कोई नहीं है, चीन और अमेरिका से बड़ा। तो देखिए मिडिल ईस्ट में चीन का इंटरेस्ट क्या है। मिडिल ईस्ट को चीन का 226 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है, 226 बिलियन डॉलर। 2018 के बाद से चीन का निर्यात बढ़ा है। पहले चीन का आयात ज्यादा था, अब चीन का निर्यात मिडिल ईस्ट को ज्यादा बढ़ गया है। चीन सुएज नहर के रास्ते रूसी तेल और गैस लेता है, सुएज नहर के रास्ते यूरोप को सामान भेजता है। मिडिल ईस्ट में निवेश करने का चीन का एक बड़ा प्लान है। फिलिस्तीन में सौर ऊर्जा स्टेशन पर चीन निवेश कर रहा है। प्रोजेक्ट में 2016 में 63 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। हमास चीन में बने हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश, ये तमाम वो इंटरेस्ट हैं चीन के, जिसकी वजह से अब मिडिल ईस्ट के दो ऐसे संगठन जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे, उनको एक मंच पर चीन ले आया है। और इस पर क्या रिएक्शन है आपका प्रोफेसर संजय भारद्वाज? क्या चीन यहां मिडिल ईस्ट में भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट के ज्यादा देख रहा है? ये आई वॉश है जो हो रहा है। बताऊं, देखिए अभी तक मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी का जो एक तरीके से जिसने ठेका ले रखा था वो अमेरिका था। चीन ने उसको चैलेंज करना शुरू किया। दो वाकया इससे पहले हुए। पहला एक वाकया हुआ कि चीन ने एक जो इस्लामिक समिट हुआ, जो इस्लामिक देशों का कि एक अल्टरनेटिव लीडरशिप, क्योंकि सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ था, तो एक अल्टरनेटिव इस्लामिक लीडरशिप क्रिएट करने का कोशिश किया। उसमें टर्की, ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान को भी इनविटेशन दिया गया था। इनके माध्यम से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता था। दूसरा आपने कहा कि जो आर्क राइवल थे ईरान और सऊदी अरबिया, जो साथ में नहीं आ रहे थे पिछले एक डिकेड से, उनके बीच में भी एक तरीके से मीडिएट करने का कोशिश किया। और तीसरा ये वाकया है जो आप ये देखें, और इसमें लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट जो पहले भी मैंने कहा, अभी मैं कहूंगा कि इन्होंने एक कॉमन एनिमी टारगेट किया है कि सबसे पहले हमारा इजराइल के खिलाफ अपने आप को लामबंद करना है। और इसी ही एजेंडा पे मुझे लगता है कि जो भी पीएलओ है, फतेह है, हमास है, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो सब एक मंच पे आने का प्रयास, और चीन उसमें अपना एक सक्रिय भूमिका और अपने एक तरीके से फैसिलिटेटर बनकर अपनी छवि और अपनी। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरेस्ट ऑफ कोर्स उसका इंटरेस्ट एनर्जी है, उसका इंटरेस्ट आर्म्स है, आर्म्स मार्केट भी है, और उसका इंटरेस्ट अपना जो अफ्रीका और दूसरे देशों में जो उनका इंटरेस्ट है, वो तीनों मिक्स है इसमें। उसका इंटरेस्ट एनर्जी है, उसका इंटरेस्ट आर्म्स मार्केट है। ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। बीजिंग डील से गुस्से में है इजराइल। देखिए एक बड़ी खबर है, इजराइल ने चीन की निंदा की है। गाजा में जंग चाहता है चीन, ये कहा इजराइल ने। हमास के हत्यारे साथ आए, ये इजराइल ने अपील की है। तो ये देखिए यहां पर किस तरह से इजराइल ने रिएक्ट किया है इस बीजिंग डिक्लेरेशन पर, और कहा है कि ये चीन गाजा में जंग करवाना चाहता है। जंग तो ऑलरेडी हो रही है, तो ये क्या चाहते हैं कि यहां पर और कोई बड़ी जंग हो सकती है, ये कहना है इजराइल का, क्योंकि चीन की इस चालबाजी पर इजराइल गुस्से में है। तो देखिए आइए आपको इस बारे में दिखाता हूं मैं, चीन की चाल पर गुस्से में कैसे है इजराइल। जो इजराइल की विदेश मंत्री हैं, हाई कार्ड्स, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है।
आतंकवाद को खारिज करना चाहिए था। इसकी जगह महमूद अब्बास पीएलओ के, जो कि वेस्ट बैंक में जो के प्रशासक हैं, हमास हत्यारों के साथ मिल गए। महमूद अब्बास का असली चेहरा उजागर हो गया। संघर्ष विराम पर चर्चा के बीच समझौता गलत। चीन फिलिस्तीनी नेता अड़ंगा डाल रहे। जो युद्ध खत्म हो सकता है उसे जारी रखने की चाल है ये चीन की। ये बड़ा एंगल है यहाँ पर। एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपसे लूंगा, फिर जनरल साहब के पास आता हूँ। एम्बेसडर मल्होत्रा, मुझे ये बताइए, जो इजराइल कह रहा है, क्या वाकई इस बात में दम है कि चीन इस आग में और घी डालना चाहता है? नहीं, देखिए, चीन अपने लिए अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने लिए जगह बना रहा है, और जो इजराइल का ये कहना है कि वो वॉर बढ़ाना चाहता है या जो सीज फायर एग्रीमेंट है उस पर रोड़े अटका रहा है, तो सीज फायर एग्रीमेंट तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जो आपने अभी जितना भी समीक्षा करी है उसमें एक पॉइंट और भी जो आपने पूछा कि चाइना का इंटरेस्ट क्या है, चाइना का इंटरेस्ट डेफिनेटली पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में भी है। ओके, जो अमेरिकन सोच के बैठे हैं, यूरोपियन सोच के बैठे हैं कि वो सारा जो बड़ा उसका हिस्सा उनके हिस्से में आएगा, चाइना की नजर उसके ऊपर भी है। दूसरी बात यह कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, क्योंकि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो अब पीएलओ से अपील कर रहे हैं कि वो जो उनकी रिकॉग्निशन है, पीएलओ ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, उसको विड्रॉ करे। क्योंकि इजराइल की सेनेट ने, जो उनकी वहां पार्लियामेंट ने ये कहा था कि वो पीएलओ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए स्टेट। तो अभी मतलब मैं कहूंगा कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट। आगे देखते हैं क्या होता है। पहले तो इनकी यूनिटी इंपॉर्टेंट है, फिर इनकी यूनिटी वर्सेस इजराइल का क्या रिजल्ट निकलता है। ये जो आपने कहा ना, इनकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के दौरान चाइना अपना उल्लू साध ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और अमेरिका के लिए सेटबैक है, इजराइल के लिए सेटबैक है, और अरब वर्ल्ड आई डोंट नो क्यों वो वैसे ही लिथार्जिक और डॉर्मेंट से हो रहे हैं इस इशू को लेके। काफी समय से, जब से उनके इजराइल के साथ रिश्तों में सुधार आया। ओके, मैं प्रोफेसर रामिज दाऊदी आपसे जो सवाल लूंगा वो स्पेसिफिकली मोहम्मद अब्बास के बारे में लूंगा, जो पीएलओ के प्रशासक हैं, उनको लेकर जो इजराइल का रिएक्शन है। क्योंकि हमास उनको इससे पहले भी जब भी समझौते हुए तो ये समझौते चले नहीं, समझौते टूटे हैं। इजराइल के साथ जाने का हमास उनके ऊपर आरोप लगाता है, जो पीएलओ के जो वहां पर प्रशासक हैं। तो ये वाकई बहुत महीन धागा है जिस पर ये दोनों को चलना है, और जो हमारे पास हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये कहता है दोनों साथ चल नहीं पाते। गौरव भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहास तो यही कहता है कि इस पे साथ नहीं चलते हैं, लेकिन ये धागा इतना महीन है, मैं इस पे बहुत केयरफुल होके। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है रामेश भाई, थोड़ी तेज बोलिए। जिस तरह से चाइना ने मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सही। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये आपने महीन धागे का जिक्र किया और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे चाइना जिस तरह से, जिस रफ्तार से उस तरफ आगे बढ़ रहा, और जो उसकी मंशा है, जो मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिक तो है लेकिन मल्टी डायमेंशनल इंटेंशंस हैं इसमें। अब उसमें अगर इसको कामयाबी मिलती है, जिसके चांसेस देखिए, अभी आपने खुद कहा कि इजराइल इस बात से नाराज़ है, जो नाराज़गी बहुत लाजमी है, नाराज़गी होना ही चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर किसी कॉमन एजेंडे पे, कॉमन प्लान पे ये तमाम 14 अलग अलग लोगों को जोड़ते हैं, टीम्स को जोड़ते हैं, और कोई ऐसा एजेंडा लेके इस चीज़ में रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि कोई ऐसा प्रपोजल जाता है इजराइल के पास, और उसके बाद इजराइल अगर इसको रिजेक्ट भी करता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहाँ तक भी ये बात जो जाती है, सबकी नज़र रहती है, तो इजराइल को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, भले ही वो इसकी बात को माने या नहीं माने। और शायद ये सिचुएशन बन जाए कि मजबूरन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्लान्स, प्रपोजल्स को देखकर हो सकता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, जिसकी अभी ज़रूरत है। ऐसा क्या अमेरिका को मंजूर होगा? क्योंकि देखिए, अगली जो मैं ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूँ रामेश भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये खबर, बीजिंग समझौते से अमेरिका नाराज है। बड़ी खबर, आतंकी संगठन का सरकार में क्या काम, ये अमेरिका ने पूछा है। हमास एक आतंकी संगठन है, ये अमेरिका कह रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन का एक सरकार में क्या काम। ये बहुत बड़ी बात है, वो हमास को आतंकी संगठन कह रहे हैं।
तो हमास फतेह 7, अमेरिका परेशान। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैथ्यू मिलर जो कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बीजिंग डिक्लेरेशन की समीक्षा नहीं की है। हमने पहले ही कह दिया है हमास एक आतंकवादी संगठन है। 7 अक्टूबर से पहले भी हम ये कह चुके हैं, युद्ध खत्म होने पर सरकार में आतंकवादी का क्या काम? हमास लंबे समय से एक आतंकवादी संगठन रहा है। हमास ने निर्दोष नागरिकों का खून बहाया है। हम हमास की किसी भूमिका का समर्थन नहीं करते, ये अमेरिका ने कहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमास को अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। जनरल मस्टन, आपको क्या लगता है? अमेरिका ने तो सिरे से इसको खारिज कर दिया, लेकिन खलबली वहां भी होगी कि अरे ये क्या हो गया, चीन कहां घुस गया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने तो खारिज किया है। पहली बात, जो अल अक्सा फ्लड, ये जो डिक्लेरेशन इन्होंने बीजिंग डिक्लेरेशन की है, सबसे पहला ड्राफ्ट तो यही है। अल अक्सा फ्लड को उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को लेजिटिमाइज किया है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को लेजिटिमाइज किया है। तो साफ जाहिर है कि चीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इसका यूनाइटेड स्टेट्स में, इजराइल में सख्त विरोध होगा, और ना कि वहां पर भी टर्की, वो भी एक देश है जो अभी इस पर रिएक्ट करेगा, और साथ ही मेरे को लगता है कई मिडिल ईस्ट देश भी इस पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट ना भी करेंगे, इसको कोई ज्यादा ये जो डील हुई है या जो समझौता हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं होगा। कारण ये कि पोस्ट गाजा जो वॉर की रिकंस्ट्रक्शन होना है, गवर्नेंस होनी है, उसमें अमेरिका और इजराइल और कई अरब देश तो बात कर रहे थे कि वहां इस प्रकार हो सकता है। शायद अफ्रीकन पीस कीपिंग फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो मेरे को लगता है ये एक सिंबॉलिक बात जरूर बीजिंग ने की है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं होगी अभी। तो ये इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी नहीं, और इस समझौते का वॉर पे क्या असर पड़ेगा? जनरल अस्थाना, वॉर पे इस समझौते का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि क्या इजराइल के हमले में इसका कोई असर आएगा? क्या अमेरिका की इजराइल को मदद जो दी जाती है उस पर कोई असर आएगा? क्या चीन की तरफ से हमास को कोई ऐसी कैपेबिलिटी दे दी जाएगी ताकि वो इजराइल पर और बड़े अटैक कर सके? क्या असर पड़ेगा सर इस वॉर पर? इस समझौते का वॉर पर मुझे नहीं कोई असर नजर आता, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इस समझौते की जो डायरेक्शन है वो है पोस्ट वॉर की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ना कोई समझौता है ना वॉर रुकने की बातचीत चल रही है। अभी तो सबसे पहले नेतन्याहू को यही समझाने की मुसीबत हो रही है कि आप वॉर बंद करो और समझौता करो। तो इस अभी लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। इजराइल इसको नहीं मानेगा, और जहां तक इस समझौते का सवाल है, इसके दिन भी कोई बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। मुझे ये समझौता रिलायबल भी नहीं लगता, क्योंकि जो इनकी पोजीशन है फतेह की और इसकी, अभी तो ये एक मजबूरी है इनके सामने कि अगर ये समझौता इस किस्म का नहीं करते तो इन्हें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कम से कम चीन, कोई एक देश तो ऐसा आया सामने जो P5 मेंबर है, जो यूनाइटेड नेशन में कुछ बात रख सकता है और जो इसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। तो उसलिए शायद इकट्ठे होने में इन्हें लगा कि कोई एक भलाई है, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये सब एक साथ नहीं है और न ही इसे एक साथ ज्यादा समय तक रह पाएंगे। और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि हमास जिस तरह से लड़ रहा है, क्या आप PLO भी इजराइल से उस तरह से लड़ पाएगा? क्योंकि वहां तो लाखों इजरायली और फिलिस्तीनी साथ रहते हैं वेस्ट बैंक में, वो लड़ेंगे कैसे? फिर वहां कैसे होगा? छोटपुट अटैक तो हुए, लेकिन इस तरह जैसे हमास लड़ रहा है, क्या वहां ऐसी जंग शुरू होगी? और जब मैं वॉर की बात कर रहा था सर, देखिए एक बड़ी खबर है, अभी भी गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है, अभी भी ये वॉर चल रही है। हमास के कमांड हेडक्वार्टर पर हमला किया है इजराइल की सेना ने। नुसीरत में हमास के 6 ठिकानों पर हमला किया है। ये देखिए, ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अटैक लगातार जारी है। एक और खबर मैं दिखाता हूं, देखिए इजरायली फोर्स पर हमास का हमला। हमास ने भी इजरायली फोर्स पर हमला किया है। वेस्ट बैंक में IDF के बुलडोजर पर हमास ने अटैक किया। तुलकर में IDF फोर्स पर IED अटैक। तो अटैक लगातार हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं, और जब दोनों तरफ से हो रहे हैं तो फिर सवाल यह है कि क्या चीन इस वॉर को रुकवाना चाहता है या चीन इस वॉर को और भड़काना चाहता है? सवाल तो यही है। सबसे पहले आपका स्टेक यहाँ पर, आपका क्या वर्जन है इस पर? आपका टेक क्या है यहाँ प्रोफेसर भारद्वाज? चीन इस वॉर को रुकवाना चाहता है, चीन इस वॉर को भड़काना चाहता है? देखिए गौरव, 2 बातें मैं पहले जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात कि देखो, ये समर्थन जुटाने की एक मुहिम है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, इजराइल है,
वो आतंकवादी हमले को, अक्टूबर का हमला आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को के आधार पे विश्व में और मिडिल ईस्ट में समर्थन जुटाना चाहता है। वहां दूसरी तरफ जो एंटी इजराइल फोर्सेज है वो इस्लाम पर खतरा और फिलिस्तीन पे खतरे के आधार पे अपना समर्थन जुटाना चाहता है। अब चीन वहां पर क्या देख रहा है? देखिए, चीन का बहुत मंसूबे उससे आगे है। पहली बार जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अपना मिडिल ईस्ट तक ले जाना चाहता था, लेकिन इजराइल, अमेरिका और भारत इन्होंने U2, I2 और UAE को मिला के एक प्रोजेक्ट लेके आए। दूसरा प्रोजेक्ट आया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यूरोप तक जोड़ता है। चीन को इस बात से बड़ा एक ठेस पहुंचा, एक धक्का पहुंचा कि जो BRI प्रोजेक्ट है तो उसके अल्टरनेटिवली एक डिस्कोर्स क्रिएट कर दिया गया यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ने से, जो कि चीन अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कनेक्टिविटी चाहता। तो चीन कभी भी ये नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, इसलिए शांति होगी तो U2, I2 सक्सेसफुल हो जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाएगा और मिडिल ईस्ट आपने इंडिया का एंगल दिया इसमें, प्रोफेसर भारद्वाज आपने इंडिया का एंगल दिया इसमें। मैं यहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा से यही सवाल लेने वाला था। एम्बेसडर मल्होत्रा, इस सब के बीच इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया ने जो वो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट अभी किया था, क्या उस कॉरिडोर पर भी, क्या उस इंटरेस्ट पर भी असर पड़ेगा? देखिए, वो एक अलग राइवलरी है। अब राइवलरी कह लीजिए, कंपटीशन कह लीजिए, वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो डेफिनेटली चाइना की BRI को काउंटर करने के लिए किया गया है। हाँ। अफसोस की बात है कि वो कॉरिडोर अभी कोई टेक ऑफ अच्छे से कर नहीं रहा है। अब यही समस्या है कि ये सारी जो एंटी चाइना सेंटिमेंट वाली कंट्रीज हैं ये बड़े जोर शोर से चाइना को कंटेन करने की बात करती हैं, लेकिन जब कोई इफेक्टिव मेजर लेने की बात आती है तो वो उनकी जो रफ्तार है वो चाइना से बहुत कम हो जाती है। बहुत बार ये डिसाइड किया गया है कि लेट अस पूल, अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, बहुत सारा फंड इकट्ठे करते हैं और हम भी बड़ी छोटी कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट्स जो बिनाइन प्रोजेक्ट्स होंगे, जो सॉवरेनिटी पे असर नहीं डालेंगे, लेकिन वो फंडिंग है कहाँ? वो किताबों में है, सिर्फ कागजों पे। तो चाइना डेफिनेटली एज है उसका, वहाँ डिसीजन लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे और किसी देश की तरफ या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखना नहीं पड़ता। सही बात। तो ये राइवलरी और कंपटीशन चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। हमारे कॉरिडोर की फेलियर और सक्सेस डिपेंड करेगा कि हमारे जो पार्टनर्स है वो इसको कितना सीरियसली आगे बढ़ा पाते हैं। तो फिर सवाल है, फिर अमेरिका क्या करेगा? जनरल अस्थाना, अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? चीन का उसके दुश्मनों के साथ इस तरह से साथ आना, क्या ऑप्शंस है? ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, अब इस तरह से चीन का वहां पर जाना और हमास और PLO को साथ ले आना। जहां तक मेरा मानना है, अमेरिका भी उसमें फूट डलवाने की कोशिश करेगा। अभी ये समझौता हो गया है, इसके बाद में अमेरिका जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेगा कि ये दोनों अलग हो जाएं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो है PA, उनमें अब्बास में उनमें भी काफी लालची बैठे हुए हैं और किसी ना किसी को लालच देके वो भी एक कोई नया आदमी खड़ा कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि नहीं, आपने जो बोला मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, हमास तो लगातार यही कहता रहा था 2006 में कि ये वेस्ट बैंक वाले इसराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, और हमास को लेकर ये कहते रहे PLO वाले कि इनकी वजह से देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और वो ये जो फ्रिक्शन है ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये एक तरीके से मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। ये जो समझौता जो है ये एक तरीके से इनकन्वीनियंट मैरिज है, जिसे एक तरीके से इसलिए जोड़ा गया है कि भाई किसी तरीके से ये एक अल्टरनेट गवर्नेंस का जो मॉडल बना रहे हैं वो बहुत खतरनाक मॉडल बना रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि नहीं, हमारी सिक्योरिटी वहां रहेगी। ये एक खतरनाक मॉडल है जो कि किसी भी तरीके से पैलेस्टीनियन के रास नहीं आएगा। अमेरिका ये चाह रहा है कि उनका एक पपेट गवर्नमेंट बन जाए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के थ्रू वो एक नाम भी दे दें कि ये सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन कंट्रोल अमेरिका के पास रहे और इजराइल के पास रहे। तो ये दोनों ही चीजें इनको सूट नहीं कर रही हैं, इसलिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर पावर दोनों की थी वो जाहिर है। फिर आसिफ भाई, मिडिल ईस्ट वाले क्या चाहते हैं? ये वॉर तो रुकनी चाहिए ना भाई। ऑलरेडी इतने लोगों की जान जा चुकी है, 30,000 से ज्यादा गाजन्स इसमें मारे जा चुके हैं, लगातार वहां पर बम बरस रहे हैं।
चीन हो, अमेरिका हो, ये वॉर तो रुकनी चाहिए। आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद इस वॉर के रुकने की नजर आती है? गौरव भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये वॉर रुकनी चाहिए। मिडिल ईस्ट भी यही चाहता है, जितने भी सेंसिबल नेशंस हैं वो सब यही चाहते हैं, क्योंकि जो मासूमों की जानें जा रही हैं वो रुकनी चाहिए। और अगर चीन के इस बीजिंग जो अभी इनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है, अगर 1% भी ये उस डायरेक्शन में चला और इसमें कामयाबी मिलती नज़र आई तो वॉर अगर रुक जाए तो इससे बड़ा कोई कहते हैं ना राहत की कोई बात उस इलाके के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि सब ये चाह रहे हैं कि ये वॉर रुके। लेकिन चीन की जो अपनी मंशा होती है ये समझना ज़रूरी है कि क्या उसकी अभी ये मंशा है कि ये वॉर ही रुके, या अगर दूसरी मंशा भी है और अगर वॉर रुकने में चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कामयाबी मिलती है, जो अभी आपने देखा कि अमेरिका का रिएक्शन क्या हुआ, इजराइल का क्या रिएक्शन हुआ, ये कोई आसान काम नहीं है, ये इश्क नहीं आसान वाली बात है, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और आग का जलजला है भाई, ये जो हो रहा है। लेकिन जब हम आगे और जलजला है और वहां पे जाने में अगर मैं फिर भी कहता हूं कि 1% अगर बीजिंग की इंटेंशन को हम ऐसे समझते हैं तो कोशिश तो अच्छी है। और इस कोशिश में अगर ये कोई भी कामयाबी 10, 15, 20% भी मिल जाए तो गाजा के अंदर जो हालात लोगों की बात आपने की है, वो लोग उन देशों की पावरफुल सत्ता पर बैठे हैं जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं, क्योंकि खबरें तो कुछ और कह रही हैं। देखिए अगली खबर क्या कह रही है। इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है हूती। यरूशलेम पर कब्जे की तैयारी कर रहा है हूती। देख रहे हैं आप, यरूशलेम पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में हूती। हूती ने की यरूशलेम पर कब्जे की वॉर ड्रिल। बीजिंग डिक्लेरेशन में भी यरूशलेम का जिक्र है। गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम 3 ब्लॉक में बांटने की फिलिस्तीन का जिक्र है और उसमें कहा गया कि धीरे धीरे इन पर पोस्ट वॉर काम किया जाएगा। यह भी कहा गया, इलेक्शंस तक की बात कही गई है यहां पर। देखिए एक और बड़ी खबर है, अंडरग्राउंड बेस से निकले हूती के लड़ाके। एक और खबर देखिए, इजरायली फौजियों की तरह यूनिफॉर्म में दिखे हैं हूती लड़ाके। डमी इजरायली बेस पर हमला करते दिखे हूती लड़ाके। इजरायली बेस पर कब्जे की तैयारी करते दिखे हैं हूती लड़ाके। जनरल मेस्टन, सवाल मेरा यही है, केवल अब हमास इस वॉर में एक पार्टी नहीं रह गया है, अब इसमें हिजबुल्लाह भी है, इसमें हूती भी है, तो केवल बीजिंग में अगर हमास और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के प्रशासक अगर मिल जाते हैं और मान लीजिए वो एक बार को इस वॉर में चीन कुछ कर लेता है, बात कर लेता है, कुछ हो जाता है, वॉर वो गाजा में रुक जाती है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह और हूती रुकेंगे? देखिए पहली बात तो मेरे को लगता है ये वॉर ही नहीं रुकेगा। कारण ये है, इसको एक ही शख्स रोक सकता है, वो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। अमेरिका जब देश प्रेसिडेंट बाइडेन का भी प्रेशर उन पर कामयाब नहीं हुआ है और वो अपने मिशन इरादे में बहुत क्लियर है कि हमास को खत्म करना है। अब उनकी मंशा है वो कैसे खत्म करे, कब तक करे, लड़ाई उनके ऊपर है। जहां तक हूती का सवाल है, देखिए ये जो सिंबॉलिक ड्रिल्स कर रहे हैं, पहली बात वहां कोई डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। और जेरूसलेम जहां तक की सवाल है, आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टेल अवीव से यूएस एम्बेसी को मूव किया था जेरूसलेम में, और वो भी एक बहुत बड़ी इश्यू है और वो रहेगी। तो जेरूसलेम तो इतना एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है ये दोनों के लिए, तीनों धर्म के लिए। तो वहां पर तो ये हूती अगर सोच रहे हैं उसको जाके कब्जा कर सकते हैं, वो असंभव है, वो सिर्फ सिंबॉलिक है। हूती सिर्फ यही मिसाइल्स वगैरह दाग सकते हैं, ये लड़ाई लंबी चढ़ेगी। तो ये जो पूरा एक कोशिश कर रहा है बीजिंग, ये सिर्फ विश्व में दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, कर सकता हूँ। उसने रशिया यूक्रेन में भी फेल हो गया, उसने कोशिश की थी कई जगह। मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में मेरे को याद है जब ये वहां पर यूएस कतार टॉक्स होती थी, बीजिंग ने भी की थी, रशिया में भी टॉक्स हुई थी, वो सारी अनसक्सेसफुल हो गई थी। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक, आपने एक लाइन में सब कुछ कह दिया सर। बीजिंग में भी टॉक हुई थी, रशिया में भी टॉक हुई थी, लेकिन सब सिंबॉलिक था, सब फेल हो गया था। और यही तमाम लोग कह रहे हैं कि अभी इस बीजिंग डिक्लेरेशन पर ठीक उसी तरह भरोसा कर सकते हैं जैसा चाइनीज सामान होता है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अब देखते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है सर।